हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे ड्यू एसओएल बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स से। जो स्टूडेंट्स अभी 4th सेमेस्टर में हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम उसी कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे कि आखिर हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के अंदर थ्योरी है, कौन से चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है। और इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की रेफरेंस बुक के बारे में भी बात करेंगे कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कौन सी बुक रेफर कर सकते हो अदर देन एसओएल स्टडी मटेरियल, क्योंकि एसओएल का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, तो आपको एसओएल के स्टडी मटेरियल के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी कम मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई ना कोई रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, ताकि हमारी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी हो सके और हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें सिलेबस समझना क्यों जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, तो आप लोग कभी भी किसी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को इसका सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो टोटल 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 14 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब उन 14 चैप्टर्स के अंदर कुछ थ्योरी वाले चैप्टर हैं और कुछ प्रैक्टिकल वाले चैप्टर हैं। तो थ्योरी वाले चैप्टर पे से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल के वाले चैप्टर में से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखेंगे, आखिर हमें किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हमें बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है अपने कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। ये सब बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। यानी हमें पहले कॉस्ट को समझना होगा, उसके बाद हमें कॉस्टिंग को समझना होगा, क्योंकि कॉस्ट और कॉस्टिंग के बीच भी डिफरेंस होता है। ये हम समझेंगे जब अपनी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। अब एक बात और बता दूं, क्लासेस को लेकर ध्यान आया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा उन क्लासेस का, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। उस हिसाब से हम जो है डिसाइड करेंगे कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं दोबारा से। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। आखिर कॉस्ट क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होती है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये सब बातें हमें जानने को मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। दूसरा आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या आखिर मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कितना बड़ा है, कहाँ तक है, तो ये हम जानेंगे। अगला आता है ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के और क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करने की, ये भी हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच क्या बेसिकली डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सिमिलरिटीज बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या क्या समानताएं होती हैं, या मैं कहूँ क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या क्या सेम बातें होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो भी हम देखेंगे। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर कई बार ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। अब किस किस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर, वो भी हम देखेंगे। कॉस्टिंग मेथड्स, कॉस्टिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं, कॉस्टिंग की कई सारे टेक्निक्स भी होती हैं, तो मेथड्स और टेक्निक्स दोनों को देखेंगे। अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो हम इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग या फिर हम उसको कहें सर्विस कॉस्टिंग, मल्टीपल या कॉम्पोजिट कॉस्टिंग, ये हमारे कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं, इनको हम देखेंगे। कॉस्टिंग टेक्निक्स की बात करूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, तो ये हमारे कॉस्टिंग के टेक्निक्स होती हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, उसको देखना है। अगला है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर उसको इंस्टॉल करने में क्या क्या प्रैक्टिकली डिफिकल्टीज आती हैं।
एक्चुअल में डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको देखेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको भी देखना है। तो ये टोटल इन टॉपिक्स को मिलाकर हमारा फर्स्ट चैप्टर तैयार होगा, जिसको हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरा बेसिकली थियोरटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ पढ़ने को होगा नहीं, थ्योरी पढ़नी है। सेकंड चैप्टर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम जो है कॉस्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड होती है। इस चैप्टर के अंदर हम सभी टाइप्स के बारे में थियोरटिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बाकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें फर्दर जब हम चैप्टर्स करते जाएंगे तो उसके साथ साथ हमें मिलती जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर हमारा कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस एंड लॉसेस। आखिर कॉस्ट और एक्सपेंस एंड लॉसेस में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि कॉस्ट का मतलब भी हमारे जेब से खर्चा ही होता है, एक्सपेंस का मतलब भी खर्चा ही होता है, लॉस का मतलब भी खर्चा ही होता है, कहीं ना कहीं नुकसान। तो आखिर इनके बीच बेसिकली डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट को कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वेरिएबिलिटी के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, या इसी को हम बिहेवियरल बेस पे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फंक्शनल एरियाज के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, या फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोल दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे किया जाता है, जिसमें हम कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोल सकते हैं हम इसको। ट्रेसिबिलिटी के बेस पे किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती हैं। तो कई सारे बेसिस हैं जिसके बेस पे हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। वो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा जो है। मैं आपको इवन फ्लो चार्ट तक बना के डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है। अगला आता है हमारे सामने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो इन तीनों को हम देखेंगे। उसके बाद आता है आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। कौन कौन सी आइटम्स जो एक्सक्लूड की जाती हैं कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर से, यानी कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं या कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जिसको कॉस्ट अकाउंट से बाहर रखा जाता है। तो बेसिकली उन आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा। दूसरी होती है मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, यानी ऐसी चीजें जो प्योर फाइनेंशियल नेचर की है। तीसरी हो गई एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉस, जो सामान्य नुकसान नहीं है, सामान्य लॉस नहीं है, एबनॉर्मल है, असामान्य है, जो नॉर्मली नहीं होते लेकिन कभी कभार हो भी जाते हैं, तो उसको बाहर करा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। अगला आता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर हम बेसिक फॉर्मेट समझेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट शीट का पूरा चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो है सिर्फ बेसिक फॉर्मेट समझेंगे कॉस्ट शीट का। अब बेसिक फॉर्मेट के अंदर भी जो है हमारे पास 4 कैटेगरी में कॉस्ट शीट डिवाइड होगी। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। या मैं आपको कहूँ कॉस्ट शीट को हम समझेंगे तो सही, लेकिन हम ऊपर का फॉर्मेट समझेंगे, बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमें ये कॉस्ट शीट का चैप्टर पूरी डिटेल में पढ़ना ही है। हमारे पास पूरा चैप्टर ही एक है हमारे पास, यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। तो हमारा कॉस्ट शीट का ही चैप्टर है पूरा का पूरा। अगला आता है हमारे पास रोल ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। कई सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस तरीके से कॉस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उनको भी हम देखेंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ये भी हमारी कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर इसके बाद फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग, या मैं कहूँ मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट कहाँ से आ गया, हमने देखा था ऊपर अपने सेकंड चैप्टर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट था। तो मटेरियल कॉस्टिंग हमें एक चैप्टर पढ़ना है पूरा डिटेल में, लेबर कॉस्ट एक चैप्टर पढ़ना है और ओवरहेड कॉस्ट एक चैप्टर पढ़ना है। तो जो हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं उसी में से हम एक एक कॉस्ट को पकड़ेंगे और डिटेल में पढ़ते जाएंगे अपने चैप्टर्स के अंदर। तो हमें मटेरियल कॉस्ट पढ़ना है। मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें मटेरियल तो लगता ही है। अब उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी होती है उस प्रोडक्ट की प्राइस में, उसको हमें जानना है इस चैप्टर के अंदर। क्या आखिर आप सपोज एक पेन खरीदने जाते हो, पेन मिलता है 10 रुपये का। अब उस 10 रुपये के पेन में मटेरियल के नाम पर प्लास्टिक लगा है, इंक लगी है, इंक भी आपका मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो। तो आखिर 10 रुपये के पेन में इस मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई, ये मटेरियल 5 रुपये का है, 6 रुपये का है, ये बात भी तो पता होनी चाहिए। तो आखिर एक प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल की कितनी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्टिंग करने के लिए हमारा ये चैप्टर बनाया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अगला आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फिर हमारे सामने इन्वेंट्री कंट्रोल देखेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो एक एक करके हम सभी टेक्निक्स को देखेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स हमें पढ़नी है उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ABC एनालिसिस, यानी ABC का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस। तो वो क्या होती है उसको जानेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसको भी हम देखेंगे। ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है वो भी हम जानेंगे। जस्ट इन टाइम परचेजिंग, जस्ट इन टाइम परचेजिंग यानी जिसको हम जेट के नाम से ही बोलते हैं, प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, प्रॉपर स्टोरेज प्रोसीजर, प्रॉपर इशू प्रोसीजर, 2 बिन सिस्टम और डबल बिन। तो ये भी क्या होता है इसको भी देखेंगे। यूज ऑफ परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंप्लीट होते हैं, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट। 4th चैप्टर मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। इसमें हमें कई सारे मेथड्स पढ़ने हैं, किस तरीके से हम मटेरियल का प्राइसिंग तय करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने मेथड्स होते हैं मटेरियल का प्राइस निकालने के। तो हम कई सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला आता है हमारे सामने एक्चुअल कॉस्ट मेथड, दूसरा है फीफो, अगला है लीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद आता है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, पीरियोडिक वेटेज एवरेज प्राइस मेथड, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, मूविंग वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। तो ये कई सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं, बहुत सारे हो गए। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, जिसको हम मार्केट प्राइस मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमारे टोटल इतने सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल करने के। तो देखेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है डिस्क्रिपेंसीज इन स्टॉक आइटम्स। आखिर क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आती हैं स्टॉक आइटम्स के अंदर जब हम एक्चुअली स्टॉक की वेरिफिकेशन करते हैं और जो हमारे स्टॉक अकाउंट्स के अंदर जो हमारा स्टॉक का रिकॉर्ड बना होता है उसके बीच में, यानी एक्चुअल स्टॉक वेरिफिकेशन में और अकाउंट्स में जो स्टॉक का रिकॉर्ड बना हुआ है उसके बीच में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। तो यही हमें जानना है, लिखा भी हुआ है बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक शोन इन। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद आता है कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग मेथड। तो क्या क्या बातें हमें देखनी होती हैं जब हम मटेरियल प्राइसिंग मेथड का सिलेक्शन करते हैं। अब मटेरियल प्राइसिंग का सिलेक्शन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ऑर्गेनाइजेशन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेथड्स का सिलेक्शन करने से पहले, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है मटेरियल लॉस, जिसमें हम वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ स्क्रैप, कंट्रोल ओवर स्क्रैप, अकाउंटिंग ऑफ स्पॉइलेज, कंट्रोल ओवर स्पॉइलेज, डिफेक्टिव, अकाउंटिंग ऑफ डिफेक्टिव, कंट्रोल ऑफ डिफेक्टिव। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर देखेंगे। इसके साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने 5th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के अंदर पढ़ना है हमें कि लेबर की कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। यानी वही एग्जाम्पल, 10 रुपए का पेन है, उसमें से मान लो 5 रुपए का आपका मटेरियल लगा, तो आखिर जो लेबर, जिस लेबर ने उसको बनाया होगा, जिस फैक्ट्री में वो बना होगा, अब बना तो अपने आप नहीं होगा, मशीन जो है किसी लेबर नहीं चलाई होगी, किसी वर्कर नहीं चलाई होगी, तो उस वर्कर की सैलरी का कितना हिस्सा उस पेन की कॉस्ट में ऐड होगा वो भी हमें जानना है। तो आखिर लेबर की कॉस्ट कितनी लगती है, उस 10 रुपए के पेन में लेबर की सैलरी की कॉस्ट कितनी, 2 रुपये 3 रुपये, आखिर वो हमें जाननी है। तो वो हम समझेंगे लेबर कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है मीनिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट, लेबर टर्नओवर, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मेथड्स। कई सारे मेथड्स होते हैं लेबर टर्नओवर के, जिसमें आता है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड्स और फ्लक्स मेथड। तो ये 3 मेथड्स को हम देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट, रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर रेम्यूनरेशन, मेथड्स ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, एक आता है हमारा टाइम रेट सिस्टम, दूसरा आता है हमारा पीस रेट सिस्टम। तो इन दोनों ही मेथड्स को हम अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। फिर आता है हमारे सामने चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। अब इस टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग की बात करूँ तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है। दोनों का ही मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का आने और जाने का टाइम को रिकॉर्ड करना टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग कहलाता है। टाइम कीपिंग का मतलब टाइम रखना, टाइम बुकिंग का मतलब होगा टाइम को बुक करना। दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन वर्कर्स के टाइम को रिकॉर्ड करने का दोनों में ही अलग अलग पर्पस होता है। तो उस पर्पस को हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग और रिकॉर्डिंग, इसके 2 मेथड्स होते हैं टाइम कीपिंग के, एक मैनुअल मेथड, दूसरा मैकेनिकल मेथड। दोनों ही मेथड्स को देखेंगे। अगला आता है जॉब टाइम बुकिंग। उसके अंदर भी हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड और टिकट और लेबर कॉस्ट कार्ड। तो ये चारों को हम समझेंगे क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा आइडल टाइम यानी खाली वक्त। खाली टाइम होने के 2 कारण हो सकते हैं, नॉर्मल कॉज और एबनॉर्मल कॉज। नॉर्मल कॉज का मतलब हो गया जो नॉर्मली हो ही आता है, थोड़ा बहुत खाली टाइम, लंच टाइम हो गया हमारा, थोड़ा बहुत चाय टी टाइम हो गया, तो वो तो हमारा नॉर्मल आइडल टाइम है। और दूसरा होता है एबनॉर्मल, यानी एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब हो गया ऐसा टाइम जो वेस्ट तो हो गया, खाली तो हो गया, लेकिन उसका रीजन नॉर्मल नहीं था। यानी कई बार होता है मशीन खराब हो गई या फिर जो है फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो गई, तो इस वजह से जो है काम रुक गया। तो ये ऐसा खाली वक्त है जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ, तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट है, दोनों के ही ट्रीटमेंट को समझेंगे। उसके बाद आता है ओवर टाइम। फिर हमें पढ़ना है पेरोल डिपार्टमेंट, फ्रॉड्स इन पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी वेजेस की पेमेंट करते समय कई सारे फ्रॉड्स करे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 7वां चैप्टर आएगा ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट हमें देखना होगा इसके अंदर, ये वही हम चलता आ रहे हैं, मैंने आपको कहा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अपने 2nd चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कहा था। तो मटेरियल कॉस्ट का डिटेल चैप्टर आया, लेबर कॉस्ट का डिटेल चैप्टर आया,
अब आता है ओवरहेड कॉस्ट की। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग ऑफ ओवरहेड, आखिर ओवरहेड का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगला आता है हमारे सामने प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड की अकाउंटिंग करने का क्या प्रोसीजर होता है और ओवरहेड्स पे कंट्रोल किस तरीके से लगाया जा सकता है। फिर हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड कितने टाइप्स में बटा हुआ है या कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ओवरहेड्स के। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे क्लासीफाई हो सकता है, एलिमेंट्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई होता है और कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे भी क्लासीफाई होता है, नॉर्मेलिटी के बेस पे भी होता है, बिहेवियर के बेस पे भी होता है। तो कई सारे बेसिस पे क्लासीफाई होता है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो निकल कर आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स के बेसिस पे हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो कंट्रोलेबल ओवरहेड, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। नॉर्मेलिटी के बेस पे बात करें तो नॉर्मल ओवरहेड, एबनॉर्मल ओवरहेड। बिहेवियर की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। तो अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से हर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। यानी हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड का सेग्रीगेशन करते हैं, यानी उसमें से निकालते हैं फिक्स ओवरहेड को और वेरिएबल ओवरहेड को सेग्रीगेट करते हैं, यानी अलग करते हैं। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। आखिर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जब हम ओवरहेड का क्लासिफिकेशन करते हैं फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं हमें। उसके बाद पढ़ना है हमें कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड की कोडिफिकेशन किस तरीके से होती है, 3 तरीके से कोडिफिकेशन हो सकती है ओवरहेड की। उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, फिर हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, फिर आएगा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को हम कह सकते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। फिर हम पढ़ेंगे री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। अब री अपोर्शनमेंट क्या होता है या अपोर्शनमेंट क्या होता है, तो ये हम पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। री अपोर्शनमेंट को हम कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद आता है री अपोर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, री अपोर्शनमेंट टू बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। अब अंदर हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, पहला होता है हमारा स्टेप लैडर मेथड, दूसरा होता है हमारा रेसिप्रोकल बेसिस मेथड। अब रेसिप्रोकल बेसिस मेथड के भी अंदर 3 मेथड्स आते हैं तो जिसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, किस तरीके से एब्सॉर्प्शन करते हैं अपने प्रोडक्शन ओवरहेड का। फिर आता है हमारे सामने मेथड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कंप्यूटेशन ऑफ मशीनरी रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स। ओवरहेड रेट्स कई टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड रेट्स वर्सेस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट्स वर्सेस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स, तो हम इसको भी समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। कई सारी टाइप्स की कैपेसिटी होती है, इंस्टॉल कैपेसिटी होती है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी होती है, आइडियल कैपेसिटी होती है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। तो कई सारे टाइप्स की कैपेसिटी होती है, उसको हम समझेंगे और जानेंगे। अगला आता है ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। कई सारे आइटम्स जो होते हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर जिनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है और एक एक करके उन सभी का ट्रीटमेंट को समझना होता है। तो उसी तरीके के ये कुछ आइटम्स हैं जिसमें आता है हमारा बेड डेट्स, बोनस, कैरेज एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट, डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड वर्क्स एक्सेट्रा। तो कई सारे हमारे आइटम्स होते हैं जिसका ट्रीटमेंट हमें समझना होता है कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर क्या होगा। उसके बाद आता है ABC एनालिसिस या मैं कहूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच, जिसको हमें जानना है। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया हमारा ओवरहेड्स का। तो हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। 7 चैप्टर्स क्या क्या हैं आप लोगों के सामने है। फिर चलते हैं अपने 8वें चैप्टर की तरफ जिसका नाम है यूनिट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट, या हम इसको ही कॉस्ट शीट भी बोलते हैं या फिर सिंगल कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नामों से ये चैप्टर देखने को मिलेगा। मैंने सारे ही नाम बता दिए। फिर इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्ट, दूसरा टॉपिक है कॉस्ट शीट। मैंने आपको कहा था कॉस्ट शीट को लेकर एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें हम कॉस्ट शीट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर हमारा यही चैप्टर है, कॉस्ट शीट। इसके मीनिंग समझेंगे, कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाई जाती है। अगला आता है प्रोडक्शन स्टेटमेंट, प्रोडक्शन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक एंड स्क्रैप, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इस 8 चैप्टर के अंदर हैं। उसके बाद आता है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर हमें जॉब कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ जॉब कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ जॉब ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जॉब कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉब टिकट। तो ये सारे हमारे टॉपिक है हमारे 9 चैप्टर के अंदर। फिर चलो 10th चैप्टर की तरफ जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये हमारा एक प्रैक्टिकल और मैं कहूँ एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। फिर है फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसके अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। कई सारे ऐसी चीजें होती हैं या मैं कहूँ कई सारी आइटम्स ऐसी आइटम्स होती हैं जिसका
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो हमें जानना होता है, जिसमें हमारा मटेरियल कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एक्स्ट्रा वर्क्स आएगा, एस्केलेशन क्लॉज आएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद आएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो हम जानेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जानेंगे। प्रोग्रेस पेमेंट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, रिटेंशन मनी, कैश रेशियो, ये सब क्या होता है ये भी देखेंगे। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वर्क इन प्रोग्रेस, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमें देखने हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में। फिर चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस लॉसेस जिसके अंदर में 2 लॉसेस पढ़ने हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारी सारे टॉपिक हो गए हमारे चैप्टर नंबर 11 में। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो अगर हम बात करें अपने चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग, या फिर हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं, कई लोग इसको ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नामों से ये चैप्टर दिखेगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट यूनिट के टाइप्स जिसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एक होता है स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस और दूसरा होता है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस या फिर वेरिएबल चार्जेस या मैं कहूँ वेरिएबल कॉस्ट। तो 2 तरीके से हम इसमें कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, आखिर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो भी हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है हमारे सामने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट जिसमें हमें 2 टाइप के कॉम्पोजिट पढ़ने हैं, एक एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, दूसरा कमर्शियल टन किलोमीटर। तो इन दोनों को ही हम देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 13 जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स के बारे में जानना है। 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स आर मेंटेन इन द कॉस्ट बुक्स अंडर नॉन इंटीग्रल सिस्टम, जिसमें हमें 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स के बारे में जानेंगे। कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश गुड्स लेजर। उसके बाद स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क्स इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये कई सारे हमें कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ने हैं जिसको हम जानेंगे। उसके बाद आता है कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये कई सारे कंट्रोल अकाउंट है जिसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रल सिस्टम। तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करी जाती है वो हम देखेंगे। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या नुकसान है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग के। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स लास्ट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेंगे। तो हमारा 13 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अपना लास्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 14, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। रिकंसाइल करेंगे जिस तरीके से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा BRS, बैंकिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो उसी तरीके का ये चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पर रिकंसिलेशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स से। तो उसमें हमारे ये टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। नीड ऑफ रिकंसिलेशन, आखिर रिकंसिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये भी जानना हमें जरूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले। उसके बाद आएगा कॉजेज ऑफ डिफरेंस, आखिर दोनों के बीच अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट के बीच डिफरेंस आएंगे तो उन डिफरेंस के क्या कारण होंगे। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। आइटम्स इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कुछ ऐसी आइटम्स जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, तो अगर वो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी तो सीधी बात है डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। आइटम्स इंक्लूडेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कुछ ऐसी आइटम्स जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो अब अगर वो फाइनेंशियल में इंक्लूड नहीं होंगी तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अडॉप्शन ऑफ डिफरेंस बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, डिफरेंस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो अगर कॉस्ट अकाउंट ने अलग मेथड अडॉप्ट कर लिया, फाइनेंशियल अकाउंट ने अलग मेथड अडॉप्ट कर लिया तो कहानी खत्म। दोनों के चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज करने में डिफरेंस आएगा तो सीधी बात है फाइनल प्रॉफिट में तो डिफरेंस आना ही आना है। उसके बाद एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस, तो इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट में तो वो भी हम देखेंगे। फिर पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो किस तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है या मैं कहूँ मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, उसको हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए।
तो हमने सिलेबस देखा कि किस तरीके से जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर। अब हम देख लेते हैं अपने रेफरेंस बुक के बारे में कि आप लोग एसओएल के स्टडी मटेरियल के अलावा और कौन कौन सी बुक्स की मदद ले सकते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो मैंने 2 बुक्स यहाँ पर रिकमेंड कर रखी हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। पहली बुक है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की एमएन अरोरा की, आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी बुक है जवाहरलाल एंड श्रीमा श्रीवास्तवा, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी अच्छी बुक है, आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को सिलेबस तो समझ में आ गया, तो अब जल्दी जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोग इस वीडियो का फीडबैक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देना और बताना कि किन लोगों को जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस चाहिए, कितने स्टूडेंट्स हैं आखिर, हम देखेंगे उस हिसाब से जो है प्लान करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस का। इसके बाद हम अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस को भी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो डालें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।